दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको CGI का साइंस बताऊंगा कि कैसे कुछ ट्रायंगल्स का यूज करके डायनासॉर्स 2012 का ये प्रलय जैसी दुनिया क्रिएट की जाती है। इसमें आप बहुत से नाम सुनेंगे आज, जैसे वर्टेक्स, एज, मेश, पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल्स, सरफेस, टेक्सचर, एक्सेट्रा। और आखिर CGI का जन्म ही क्यों हुआ, इन सारी बातों को साधारण भाषा में समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो CGI का जन्म आखिर क्यों हुआ, इसके लिए आप पहले पुराने हल्क की ये इमेज देखिए, जिसमें एक आदमी की रंगाई पुताई करके यानी प्रोस्थेटिक मेकअप लगा के उसे खतरनाक काम करवाया जा रहा है, जो पहले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समय के साथ भयानक चीजों को और ज्यादा भयानक बनाने के लिए हमने CGI का यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इसका यूज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कई सालों तक CGI का एवोल्यूशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हल्क 2003 में ऐसा दिखता था, 2008 में ऐसा, एवेंजर में हल्क 2012 में ऐसा दिखता था, 2017 और 19 में ऐसा दिखता है। ऐसा लगातार बड़े बड़े बदलाव समय के साथ होते रहे और हम रियल लुक CGI बनाने तक पहुंच गए। दोस्तों CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज फुल 3D होता है, यानी आप अगर इससे इमेज बना रहे हैं तो हर तरह से जियोमेट्रिकल मैथमेटिक्स करने के बाद आप इसे चारों तरफ से, पास से, दूर से घुमा फिरा कर देखें, हर पर्सपेक्टिव से दिखाई देगा। लेकिन 3D का मतलब आप ये मत समझने लगना स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, मतलब आप 2D में ही उस इमेज का हर एंगल देख सकते हैं। इसे 3D in 2D कहते हैं, जिसमें आप किसी भी CGI कैरेक्टर के सीन को अगर एक एंगल से देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे एंगल से यूज कर सकते हैं। इससे आपकी एडिटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और ये सिर्फ CGI के लिए ही है, लेकिन रियल लाइफ में 3D दिखाने के लिए और कैरेक्टर को थिएटर से, स्क्रीन से बाहर निकालने के लिए आपको 3D कैमरा का यूज करना पड़ेगा। मैंने पहले वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, बाद में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों CGI को शूटिंग हो जाने के बाद ही बनाया जाता है, मतलब सारी शूटिंग हो जाएगी ग्रीन स्क्रीन में, फिर उन्हें नया चेहरा दिया जाएगा रंगाई पुताई के द्वारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, और उसके बाद आप यहाँ पे जो जो सोच सकते हैं, जो कुछ भी, वो सब बना सकते हैं। मतलब अगर आपके इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है तो CGI कुछ भी क्रिएट कर सकता है। मार्वल, प्रलय, डायनासॉर्स सब कुछ क्रिएट हो सकता है CGI की मदद से। तो ऐसा कैसे हुआ? इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है? तो दोस्तों अब हम लॉजिक की बात करेंगे। सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो दोस्तों ये कहानी एक 3D वर्चुअल स्पेस से शुरू होती है, यानी इस वर्चुअल स्पेस में आप कुछ भी 3D में देख सकते हैं, यानी 2D स्क्रीन पर एक ऐसा वर्चुअल स्पेस बनाया गया है जिसमें आप कुछ भी 3D में देख सकते हैं। सपाट स्क्रीन में किसी भी चीज का कोई भी एंगल देख सकते हैं, यानी 2D में 3D देख सकते हैं। आप इस खाली स्पेस के बारे में सोचिए, जैसे हमारा ब्रह्मांड है उसमें सब कुछ खाली खाली है, वैसे ही ये स्पेस क्रिएट किया गया है। इसे एकदम हमारे ब्रह्मांड की तरह समझिए। और जिस तरह से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक सिंगुलैरिटी से, वर्चुअल स्पेस में कहानी शुरू होती है एक वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या होता है? एक पॉइंट होता है, मतलब 0 डायमेंशन। कंपैरिजन के लिए मान सकते हैं कि हम शुरुआत में बेसिक 3D क्रिएशन में भी वर्टेक्स यानी एक पॉइंट से, सिंगुलैरिटी से शुरू करते हैं। फिर 0 डायमेंशन के बाद 1 डायमेंशन में जाने के लिए वर्टेक्स को हम थोड़ा सा खींचेंगे तो यहाँ पर एक वर्टेक्स A और वर्टेक्स B बनेगा और फिर 1 डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये 3D वर्चुअल स्पेस है तो यहाँ पे 1 डायमेंशन भी दूसरे एंगल से देखने पर दीवार की तरह नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग है, एज। एज क्या होता है? 2 पॉइंट्स यानी 2 वर्टेक्स के बीच की लाइन, वो डोरी। इसका यूज इसे खूब घुमा फिरा के इसे चेहरे पर जियोमेट्रिकल शेप देने के लिए किया जाता है। एक CGI बनाने में एज का फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्रिएटर का एकदम परफेक्शन के साथ काम हो पाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना भी आप 3D एनिमेशंस, गेम्स, आर्किटेक्ट, ऑटोकैड डिजाइन, जितना भी आप CGI देखते हो 3D में, वर्टेक्स ही है उसका कोर, उसका मैथमेटिक्स। मतलब आगे चल के किसी भी 3D कंप्यूटर इमेज का कुछ भी नाम हो जाए, लेकिन उसका बेसिक, उसका मैथमेटिक्स यही वर्टेक्स है, एक सिंगल पॉइंट। यहीं से CGI पैदा हुआ, यहीं से 3D एनिमेशन सब वर्टेक्स से ही पैदा होता है। तो वर्टेक्स इन सारी चीजों की नींव है, बुनियाद है। और फिर वर्टेक्स में पॉइंट के बाद पॉइंट A से पॉइंट B तक गया, जिससे एक एज क्रिएट हुआ। दोस्तों एक स्टेप और आगे बढ़े तो हमें अब एक सरफेस चाहिए, जिसमें सरफेस के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन एक ट्रायंगल होगा। तो फिर ट्रायंगल ही क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल से पहले सरफेस क्रिएट ही नहीं होगा। इससे पहले खाली पॉइंट A से पॉइंट B की बात होती है। ट्रायंगल में तीसरा पॉइंट तो आता है, साथ ही साथ बीच में सरफेस क्रिएट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई स्क्वायर क्यों नहीं, उसमें भी तो सरफेस है बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो स्क्वायर भी दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, तो फिर बेसिक तो ट्रायंगल ही हुआ ना। और अब यहीं पे किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी करोगे तो सिर्फ 2D में ही दिखाई देगा ट्रायंगल बनाने के बाद भी। लेकिन 3 डायमेंशन वर्चुअल स्पेस की वजह से तो ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, आपको ये ट्रायंगल उस 2D में उभरा हुआ दिखाई देगा, यानी आप उसका हर एंगल देख सकते हैं। अब क्या करें, 3 वर्टेक्स यानी 3 पॉइंट को जोड़कर एक ट्रायंगल बना है, और इसके बाद आप अगर 2 ट्रायंगल को जोड़ोगे तो जैसे जैसे मैंने कहा था स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन 2 ट्रायंगल से पूरा आकार थोड़ी ना बनता है, तो हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी, और इन सारे ट्रायंगल्स से इस वर्चुअल स्पेस में हम पूरी दुनिया ही बना सकते हैं। जैसे किसी 3D एनिमेशन में, फिर हॉलीवुड की रियल मूवीज में एक अलग ही दुनिया देखने लगते हैं। वो सब सिर्फ एक ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, और हमें CGI क्रिएट करने के लिए कई सारे ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा, और इसे पॉलीगॉन्स कहते हैं, यानी बहुभुजाकार, इंग्लिश में पॉलीगॉन्स। ये सारे नाम याद रखना, और एक बात और ध्यान में रखना, सारे वर्टेक्स यानी पॉइंट कंप्यूटर में मैथमेटिकली कोड के रूप में स्टोर भी हो रहे हैं। मतलब आप मान लो कि पॉलीगॉन्स का यूज करके एक डायनासोर बनाया गया, तो वर्टेक्स A से वर्टेक्स B 100 मीटर है, और वर्टेक्स डैश 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 500 मीटर है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा डेटा कहाँ स्टोर है भाई? वर्टेक्स A से वर्टेक्स डैश 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 बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन क्या कितना लंबा है? वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा डेटा बैकग्राउंड में मैथमेटिकली वर्टेक्स स्टोर कर रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना। फिर खूब सारे ट्रायंगल्स का यूज करके एक मेश बनाया जाता है, और अब उसे घुमा फिरा कर आकार दिया जाएगा। आप सोचते हो ना कि वो लाइंस बीच में क्या है? तो वो सारी लाइंस भाई जियोमेट्री है, यानी मदर ऑफ मैथमेटिक्स। श्रीनिवास रामानुजन ने भी सबसे पहले उच्च ज्यामिति यानी जियोमेट्री में महारत हासिल की थी, और सबसे पहले जियोमेट्री से ही गणित की शुरुआत हुई। जियोमेट्री ही पूरे गणित की मम्मी है, और इन्हीं सारी जियोमेट्री से शेप दिया जाता है एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड को। उस वर्ल्ड में बहुत से पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन्स के अंदर जाओगे तो ट्रायंगल दिखाई देगा। ट्रायंगल कैसे बना? सबसे पहले एक वर्टेक्स, एक पॉइंट था, उसे खींचा गया तो एक लाइन बन गई, फिर उसे तीसरे पॉइंट से क्लोज किया गया, इससे एक 3 डायमेंशनल सरफेस बन गया। बहुत सारे ट्रायंगल्स का यूज करके पॉलीगॉन्स बनाया गया, जो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंदर का भी दिखाई देगा, तो ये गलत फहमी है। आपको सीन में जो जो दिखाना है उसके हिसाब से अंदर बाहर हर जगह हर एंगल पर पॉलीगॉन्स का यूज करके डिजाइन बनाना पड़ेगा। और एक और बात, शुरू में आप CGI की शुरुआत में आप देखते थे कि चेहरा इतना बॉक्स टाइप क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर यानी रेंडरिंग पावर कमजोर थी। तो पहले बहुत कम ट्रायंगल्स का यूज किया जाता था एक कंप्लीट CGI को बनाने में। अब किसी चेहरे में इतनी ज्यादा डिटेलिंग कैसे दिखाई दे रही है? रेंडरिंग पावर बढ़ने की वजह से ज्यादा ट्रायंगल्स का यूज होने लगा है। तो पुराने CGI में और आज के CGI में यही बदलाव हुआ है। जितने ज्यादा ट्रायंगल्स का यूज होगा उतनी ज्यादा डिटेलिंग में काम आएगा। डिटेलिंग का मतलब, अगर आप 4K, 8K, 16K खूब ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में वीडियो देख रहे हो, तो उसमें भी आप एक एक बाल गिन पाओगे। इतनी ज्यादा डिटेलिंग, मतलब जितने ज्यादा ट्रायंगल्स यूज होंगे उतनी ज्यादा रियलिस्टिक फोटो निकल के बाहर आएगी। आप आजकल के CGI मॉडल्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक कंप्यूटर से ही एकदम रियलिस्टिक इंसानों के लुक का इमेज बनाने के लेवल तक टच करते जा रहे हैं। मतलब कुछ समय के बाद आप पहचान ही नहीं पाओगे CGI इमेज और एक रियल इमेज के बीच का फर्क। और दोस्तों यही CGI का एवोल्यूशन था। लेकिन दोस्तों हमारी बेसिक में हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही बना पाए हैं अभी तक। तो आगे क्या होगा? तो बहुत सारे पॉलीगॉन्स को जोड़ने के बाद और एक रियल ह्यूमनिस्टिक इमेज क्रिएट करने के बाद शुरू की जाती है रंगाई पुताई यानी टेक्सचरिंग। अगर दोस्तों किसी मॉडल की टेक्सचरिंग के लिए उसकी कई लेयर्स में रंगाई पुताई होती रहती है, जैसे नॉर्मल मैप, बेस, मेश, स्किन कलर या स्किन टोन, ट्रैकल्स, कैविटी टेक्स्ट, फाइनल टच, कई लेयर्स से गुजारना पड़ता है। और यहाँ पर भी डिटेलिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि काम तो पूरा एक कंप्लीट इमेज बनाने के लिए है। और एक एक डिटेल का मतलब चेहरे की रफनेस, चेहरे का दाग, शैडो, स्किन कलर में सन की किस साइड में शैडो दिखाना है, सीन्स के अकॉर्डिंग। आप यहाँ अवतार में ही देखिए कैसे लुक को नॉर्मल मैप में रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर उसे कई लेयर्स से गुजार कर फाइनल टच दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक मैप बनाया जाता है जिसे नॉर्मल मैप कहा जाता है। पॉलीगॉन्स के ऊपर सिर्फ एक कलर लगा दिया जाता है जिससे पता रहे कि हाँ यहाँ पे इस आदमी की फोटो ली गई है। और मैप भी कई तरह के होते हैं, तरह तरह के सीन्स के लिए। पानी का CGI बनाना है तो वाटर बेस्ड मैप, मेटल का CGI बनाना है तो मेटल सिटी मैप बनाया जाता है। तो शुरुआत में पहचान में आए बस इसीलिए
एक नॉर्मल मैप से शुरुआत की जाती है, फिर बेस मेश का यूज किया जाता है। शार्पनेस देने के लिए स्मूथ सा टच दिया जाता है ताकि हम इसके ऊपर एक स्किन कलर यूज कर सकें, कंट्रास्ट सही से क्रिएट हो। और फिर स्किन कलर यूज किया जाता है। और शैडोज एडजस्ट किया जाता है। और फिर नंबर आता है फ्रैकल्स का, ये चेहरे में थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ाता है, मतलब झाइयाँ। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि वे कंप्यूटर से बना रहे हो, क्या झाइयाँ दिखाना जरूरी है? थोड़ा बढ़िया बनाओ। जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए तो आपको पता है कि ज़िंदगी आसान नहीं, रफ है। जो जो चीज़ें नेचर में हैं उन सभी चीज़ों का यूज करना पड़ता है और उन सबका बैलेंस क्रिएट करने से रियल लुक बनता है। अगर चेहरा बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे तो कोई भी समझ जाएगा कि ये तो नकली है, कार्टून ही हो सकता है। लेकिन रफनेस से आप रियलिटी के करीब आ जाओगे। चेहरे पर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए फ्रैकल्स जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रैकल्स बना दो, सबका बैलेंस करना जरूरी है। ऐसे बहुत से लेयर्स, एक एक चीज के बारे में सोच सोच कर हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट कर करके फाइनल टच दिया जाता है। और ये सारी चीजें अलग अलग आर्टिस्ट करते हैं। एक एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है। अगर 3D एनिमेशन है तो पूरा एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया ही बनानी पड़ती है CGI का यूज करके। और मूवी है तो कोई फिक्शनल कैरेक्टर। कोई शक है? नहीं। और फिर सबसे लास्ट में होता है शेडर्स। तो शेडर्स क्या होता है दोस्तों? शेडर्स का काम सारे काम को, मैथ और टेक्सचर को, सारे जियोमेट्रिकल शेप्स, रंगाई पुताई यानी टेक्सचर को एक साथ कंबाइन कराना है। मतलब ऐसा ना हो कि जब मूवमेंट शुरू हो तो कुछ इधर जा रहा है तो कुछ उधर जा रहा है, तो कुछ जुड़ा हुआ रहे, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे शेडर्स का यूज किया जाता है। फिर इसका फाइनल रेंडरिंग होता है, सब कुछ कंबाइन करा के रेंडरिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों आजकल का रेंडरिंग फार्म कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब इतने सारे डेटाज रेंडरिंग करके प्रोसेस करके मूवीज निकालने तक सिर्फ प्रोसेसर का ही यूज होता है। और इसमें भी लगातार बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती जाती हैं, फिर जाके एक फाइनल CGI बेस्ड मूवी बनकर क्रिएट होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने VFX शब्द को ही पूरी तरह से स्किप किया है ताकि आपको CGI और VFX में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप कमेंट करिए, अलग से VFX के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वही बहुत ही डाइवर्स और टेक्निकल टॉपिक है। दोस्तों बस इतना बताओ कि मजा आया कि नहीं आया। अगर ऐसी ही वीडियो और ज्यादा देखनी है तो चैनल को प्लीज अभी विजिट करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।